Let me start the recording. Okay, so what I was saying is कि हम कभी भी फंडामेंटल्स में रिकॉर्डिंग नहीं देते. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग जस्ट बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है, दैट व्हाई आई डोंट प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स इज दैट फंडामेंटल मतलब एक बहुत बेसिक वो है, बेसिक स्टेप है ना. तो इफ यू आर नॉट सीरियस ड्यूरिंग द बेसिक्स, तो देन यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू विल बी व्हेन यू नो गो अहेड इन दिस जर्नी, है ना. तो देखो, मेरा मोटिव हमेशा ये होता है कि मुझे क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए. हम 15 दिन के लिए पढ़ाई करेंगे, मैं अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश करूंगी आपको. मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी. एंड आई वॉन्ट द सेम काइंड ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम योर एंड ऑल्सो. इफ यू आर नॉट इवन 1% डेडिकेटेड, तो फिर मुझे वो चीज़ें, मैं क्यों अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ फिर इसमें, राइट? ठीक है. सो द ओनली एनर्जी एक्सचेंज दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इन रिटर्न for this hard work is that you must be very attentive and very clear about this thing that you are here for learning. ठीक है. अभी कोई एक है जो ज्वाइन करेंगे, तो आई विल बी टॉकिंग टू दैट पर्सन ऑल्सो बिकॉज ही इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम इन द ग्रुप. ठीक है. तो इट इज ऑल अबाउट डेडिकेशन, राइट? इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड एनफ towards what you are learning, you will not get any positive result from this thing. ठीक है. नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है कि वो नॉलेज बहुत ऑनेस्टली गेन किया गया. ठीक है. अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए, अगर आप नॉलेज को लेने के लिए आप किसी शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है उससे आपको फायदा हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. और ये स्पेसिफिकली इट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ ओकल्ट. ठीक है. ओकल्ट इज अ वेरी डिवाइन साइंस, इट इज अ वेरी डिवाइन फील्ड. आप इसके साथ कुछ भी धोखेबाजी करने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपको देख लेगी. फिर देख लेगी इन द सेंस कि कुछ जादू टोना नहीं हो जाएगा, मतलब कि आपको फिर बोलेगी कि जा भाई, मेरी शरण में आने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें शरणागत नहीं समझती. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ओकल्ट में आते हैं, वी आर मोर ऑफ अ शरणागत देन अ स्टूडेंट. शरणागति समझते हैं ना आप क्या होती है ना? हम अपने आप को पूरा डिवोट कर देते हैं उसकी तरफ. तो ये एक डिवाइन साइंस है. यहाँ पर हमारी डिवोशन कहाँ कैसी होनी चाहिए, जैसी शरणागति होती है, राइट? तो इसलिए मैं इसीलिए क्लास रिकॉर्ड भी कर रही हूँ. इफ एनीबडी हु इज वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स, मैंने कल इसीलिए ग्रुप में मैसेज डाला था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, राइट? तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ड्यू टू एनी सर्टन रीजंस यू आर नॉट एबल टू कम इन द लाइव क्लास, नो प्रॉब्लम. बट आपको रिकॉर्डिंग भी बहुत डेडिकेशन के साथ देखनी है ना? इट विल बेनिफिट यू ओनली. ठीक है. अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, मेरा नुकसान कोई नहीं है उसमें, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है. बट अगर आप अपनी लाइफ का कोई 1 घंटा भी इस चीज को दे रहे हैं रोज, तो वो 1 घंटा ऐसा टाइम होता है जो कोई भी तरह का अमाउंट पे करके आपको वापस नहीं मिलेगा. ठीक है ना? तो फिर अगर आप इस तरह का टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी डेडिकेटेड एनफ को उससे कोई फायदा भी हो, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट योर बेनिफिट ओनली. ठीक है ना? मेरी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रहेगी इन टर्म्स ऑफ गिविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू यू. मैं कुछ भी जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बस कुछ नहीं रखूंगी, है ना? लेकिन इन रिटर्न मुझे आपकी तरफ से वो 100% डेडिकेशन चाहिए. ठीक है ना? पढ़ाने में मजा मुझे तभी आता है जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेटेडली लगता है कि पढ़ रहे हैं. ठीक है. अगर आपकी डेडिकेशन कम हो जाएगी, मुझे मजा नहीं आएगा, और जब मुझे मजा नहीं आएगा तो उसमें नुकसान आपका है. को वो लेवल पे चीजें मैं सिखा नहीं पाऊंगी, राइट? तो सिखाने वाले को मजा आना चाहिए, सीखने वाले को तभी मजा आता है. ठीक है. सीखने वाला इज सेकेंडरी, सिखाने वाला इज प्राइमरी. तो जब वो सिखाने की प्रोसेस को एंजॉय करता है, तो सीखने वाले सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, राइट? अगर मैं ऊपर ऊपर मन से पढ़ाऊंगी तो आपको आधी चीजें तो समझ में भी नहीं आएंगी, आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा, राइट? तो इसलिए प्लीज बी वेरी अटेंटिव एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस थिंग विच इज लर्निंग, है ना? ओके. तो कल तक हमने जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट्स हैं आपको तो बताइए. इफ देर इज एनी डाउट वी विल डिस्कस, अदरवाइज हम आगे नंबर 2 शुरू करेंगे. ठीक है. करें शुरू? चलिए ठीक है. ओके. सो कल हमने नंबर 1 पढ़ा था, उसको हमने किस चीज के साथ रिलेट किया था? सूर्य के साथ एंड फादर के साथ, घर फिगर होते हैं उनके साथ.
समझ में आया था कि फादर किस तरह के होते हैं। कोई इंसान जो पर्सनालिटी नंबर 1 है वो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसमें ढूंढने की कोशिश, हमें मिल जाएंगे, हम ढूंढेंगे नहीं, हमें मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू नंबर 2, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 2, तो नंबर 2 को अगर हमें इजीली समझना है तो उसको हमें किसके साथ रिलेट करना पड़ेगा? हमारे घर में ऐसा कौन है जो नंबर 2 के साथ रिलेट करता है? मदर, जो माँ होती है। ठीक है, और अगर हम ग्रहों में देखें तो नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी किस प्लैनेट के, आई मीन किस ग्रह के साथ मैच होती है? देखो ये जो अगर हम साइंस के तरीके से देखें तो मून इज नॉट अ ग्रह, मून एक प्लैनेट नहीं है, राइट? ठीक है, इट इज, ये तो उपग्रह है ना पृथ्वी का, लेकिन हम उस तरह से नहीं देख रहे, हम एस्ट्रोलॉजी की नजर से देख रहे हैं, राइट? तो उसमें भी हम मून को ग्रह मानते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर 2 जो है ये मून की एनर्जी के साथ रिलेट करता है, तो इसलिए जब भी हमें मून के बारे में बात करनी है, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर 2। ठीक है ना? ठीक है, तो अब क्या हो गया कि नंबर 2 को जब हम मदर के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि माँ की, अगर आप अपनी माँ के बारे में सोचो या किसी के भी घर की माँ के बारे में सोचो, कैसी इमेज दिमाग में सबसे पहले आती है? माँ कैसी होती है? यस, ये तो बहुत बड़ी टर्म हो गई। ये एक छोटे से बच्चे को समझ, मतलब मैं 2 साल के बच्चे को पूछ रही हूँ, बेटा आपकी मम्मा कैसी है? तो बेटा क्या बताएगा? यस, यस, दीज़ आर द कीवर्ड्स। ठीक है? इमोशनल होती है, मुझे ज़रा-सी चोट लग जाती है तो मैं बाद में रोता हूँ, वो पहले रोती है ना? बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है, ये सब क्वालिटीज़ होती है ना मदर में, ठीक है? एक घर जो होता है ना, वो घर तब बनता है जब उसमें माँ होती है। अगर माँ ना हो तो फादर सिर्फ़ उसको मकान बना सकते हैं, राइट? फादर स्ट्रक्चर देते हैं, उसके अंदर जान कौन डालता है? माँ, राइट? तो वो जो जान है वो क्या है? आपके इमोशंस, है ना? एक जिंदा बॉडी और एक डेड बॉडी में फ़र्क सिर्फ़ किस चीज़ का है? फीलिंग्स का, है ना? एक डेड बॉडी फ़ील नहीं कर सकती कुछ भी, इमोशंस भी नहीं, टच भी नहीं, एनीथिंग, नथिंग एट ऑल, ठीक है ना? तो जो हमारी सोल है ना, दैट इज़ मदर, और जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फादर, ठीक है? तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, है ना? एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को हम फेस कर पाएँ। और अंदर सोल कैसी होनी चाहिए? जो हमें ज़िंदा महसूस कराए। हम ज़िंदा कब महसूस करते हैं? जब हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। यही होता है ना? हम बोलते हैं ना, ये इसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है यार, तुम तो यू आर एज़ गुड एज़ डेड। ऐसे ही बोलते हैं ना? है ना? जिस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है यार, तुम ज़िंदा थोड़ी हो, राइट? सो इसलिए जो मदर हैं, वो किस चीज़ को, उनकी उनकी पिक्चर दिमाग में आते ही सबसे पहले क्या आता है? लव, केयर, नर्चरिंग बिहेवियर। उसके बाद ये तो हो गया अपने बच्चे के लिए, है ना? सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए। क्या आपको लगता है कि जो ममता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे तक सीमित होती है? ममता जो है ना, ये एक लेडी के अंदर का वो है, गुण है, जो सबके लिए है। माँ जो है ना, वो किसी जानवर को भी देखेगी ना कि रास्ते में जानवर को लगी हुई है, वो कहीं गिरा हुआ है, तो माँ के मन में आएगा, हाय यार बेचारा। माँ नहीं, एनी लेडी, है ना? ये एक फेमिनिन कैरेक्टर है कि आप किसी को दुःख में नहीं देख सकते हो, ठीक है ना? तो उसको लगे हाय बच्चा, उसको अपने बच्चे जैसा। आपने कभी देखा, हाँ, वी मोस्ट ऑफ अस आर लेडीज़ हियर, जब कभी भी हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी को चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया, मान लो किसी के कोई जवान शहीद हो गया, तो हम उस चीज़ को रिलेट करते हैं ना अपने से, हाय ये भी तो, मैं भी तो माँ हूँ, एक माँ अपने बच्चे का दुःख इस तरह से कैसे देख सकती है? ऐसे ही फ़ील होता है ना हमें, है ना? तो माँ जो दुःख फ़ील करती है या अच्छा खुशी फ़ील करती है, जब कोई बहुत सक्सेसफुल होता है, तो माँ क्या सोचती है, कितना अच्छा लग रहा है होगा यार इसको, मैं अगर इसकी जगह होती, मेरा बच्चा होता तो कितना अच्छा, मतलब एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि दूसरी माँ क्या फ़ील कर रही है। ऐसा ही होता है ना? तो इसलिए उनका जो नर्चरिंग और लविंग और इस तरह का बिहेवियर है नंबर 2 का, वो सबके लिए होता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर देयर ओन चिल्ड्रन, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है, पापा कितना भी गुस्सा हो जाएँ, माँ शांत रहती है हमेशा, है ना? तो आप अपना नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या लिखेंगे? दे आर वेरी शांत बाय नेचर, ठीक है? बहुत शांत रहने वाले लोग होते हैं, कूल माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है?
अब आप बोलोगे कि क्या माँ को कभी गुस्सा नहीं आता है? जब माँ को गुस्सा आता है, माँ डंडा लेके दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? आपने श्री कृष्ण की कहानियां सुनी है, बांध दिया था उसको ओखली से। एक माँ जो अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, क्या वो पूरा दिन तपती धूप में अपने बच्चे को ओखली के साथ भी बांध सकती है? ये सोचने वाली बात नहीं। मतलब बंदा सोचता है ऐसे कैसे यार, लेकिन माँ है ना, उसके कई रूप हैं। ठीक है, तो जब माँ को लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर माई चाइल्ड, तो माँ वैसे भी करती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कल नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं हर एक नंबर के। तो दिस कम्स इन द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नंबर 2 दैट व्हेन दे आर एंग्री, दे आर एक्सट्रीमली एंग्री, देयर इमोशंस गो आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है, लेकिन कभी आपने एक चीज नोटिस की है, जब माँ को बहुत गुस्सा आता है अपने बच्चे पे और गुस्से में थप्पड़ मार देती है उसके, जब बच्चा कम रो रहा होता है माँ ज्यादा रोती है, हाय मैंने थप्पड़ क्यों मार दिया अपने बच्चे को, है ना? वहां पे भी आप देखो इमोशंस है, सॉफ्ट इमोशंस वहां पर भी हैं गुस्से में भी, है ना? तो ये सिर्फ ऐसा करेक्टर सिर्फ माँ होगी घर में, है ना? पापा थप्पड़ मार के रोएंगे क्या कभी? है ना? कभी देखा किसी के पापा? पापा तो डंडे से भी मारते हैं, जूते से भी मारते हैं, लेकिन बाद में रोते नहीं है कभी। नहीं रोते हैं ना, क्योंकि उनको पता होता है दैट इज रिक्वायर्ड, आई हैव डन इट एंड दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन माँ बाद में जाके, हाय बेटा तुम्हें ज्यादा तो नहीं लग रही, सॉरी, देखो मम्मा ने गुस्सा कर दिया, देखो तुम भी तो शरारत करते हो, मत किया करो ना, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 2 के जो भी इमोशंस होंगे, ईदर ऑन द सॉफ्ट साइड और ऑन द हार्ड साइड, बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। इमोशन सिर्फ प्यार नहीं होता, इमोशन सिर्फ, देखो हम लोग क्या करते हैं, दिस, या तुम्हें पता है दिस लेडी इज वेरी इमोशनल, तो उससे हमारे दिमाग में सबसे पहली पिक्चर क्या आती है, व्हेन समबडी इज सेइंग दैट यू आर वेरी इमोशनल, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, रोना धोना, यही आता है ना, है ना? हम इसी को बोलते हैं ना नॉर्मली, ये बहुत इमोशनल है, मतलब छोटी सी बात पे रो लेती है। क्या सिर्फ रोना ही इमोशन होता है? क्या सिर्फ सैडनेस ही इमोशन है, या ग्रीफ ही इमोशन होता है? हैप्पीनेस इमोशन नहीं होता? एंगर इमोशन नहीं होता? जेलसी इमोशन नहीं होता? ये सब इमोशंस होते हैं ना हमारे। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, तो नंबर 2 के इमोशंस जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे मिलेंगे आपको, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। ठीक है, अब ना एक चीज और ध्यान से सुनो मेरी बात। किसी कोई दो तरह के इंसान है, एक इमोशनल होके बहुत रोता है और रोने के बाद अपने रूम में जाके चुपचाप बैठ जाता है, सो जाता है, नींद आ जाती है, गुस्सा उतर जाता है। दूसरा इंसान है बहुत इमोशनल होके बहुत गुस्सा करता है, फिर सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो अब मैं वापस जाके उसके साथ इसी तरह से करूंगा, वो रिवेंजियस मोड में आ जाता है ना? ये दो तरह के वेरिएशंस होते हैं। एक जो है कि ठीक है यार, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों बोला, मुझे, है ना, मुझे मेरा मन क्यों दुखाया, मैं बहुत रोया, उसके बाद मैं बात भूल गया। लेकिन एक होता है कि बेटा ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा रोने का फेज खत्म हो गया, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, है ना? तो ये दो तरह की जो चीजें होती हैं, आपको जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आपको ये समझना है कि कौन से नंबर्स में हम छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, और कौन से नंबर्स में हम जाने नहीं देते, हम बोलते नहीं है कि तुमने मुझे कभी दिल दुखाया था। हमारे रिएक्शंस हमेशा अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। ठीक है, किसी का रिएक्शन ये होगा कि जाके, मान लो आपको किसी ने बहुत बेइज्जती की, ये किया वो किया, अगले दिन जाके आप उसको मर्डर करके आ गए। और एक ऐसा होता है कि पिछले 10 साल से बातें सुने जा रहा है, बहुत चीजें हो रही है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं किसी को कुछ जाके बोलूं वापस। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं, हिम्मत नहीं है। ठीक है, या तो हिम्मत नहीं है, या मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, जाना। ठीक है ना? तो इसलिए हमारे रिएक्शंस अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो जब हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, दे आर वेरी लविंग पीपल। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन करेंगे, दीज पीपल आर एक्सट्रीमली लविंग इन नेचर। ठीक है, एंड द लव इज नॉट ओनली फॉर देयर ओन चिल्ड्रन, आप भी उनके घर चले जाएंगे ना, आपको बहुत प्यार से बिठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत इज्जत करेंगे, दे आर वेरी गुड होस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इनके ये जो फलानी आंटी है ना भाई, जब भी इनके घर में जाते हैं ना यार, मजा आ जाता है, इतना मस्त खाना बनाती हैं, और मतलब कि मजेदार है ना, खा के ऐसे मन तृप्त हो जाता है, दूसरी बार दोबारा जाने का मन करता है ना? तो क्या मतलब हो गया, दे आर वेरी गुड होस्ट ऑल्सो। अब मुझे एक चीज बताइए, एक अच्छा होस्ट कौन होता है? जब हम होस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द लेडीज, है, क्योंकि वो लेडीज का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो जब हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, दिस इज मोर अबाउट द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी पर्सन, है ना?
फेमिनिटी देता है। अब आप सोचोगे क्या लड़कों का नंबर 2 नहीं हो सकता है? तो लड़कों का भी नंबर जिनका 2 होगा, उन लोगों में ये ज़्यादा करैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। उनमें ना मस्कुलिनिटी कम होगी थोड़ी-सी। कैसे कम होगी? एक तो देखने में भी थोड़ा बहुत कोमल-कोमल सी स्किन और गोरे-गोरे से और सुंदर से और नैन नक्श बहुत लड़कियों जैसे, है ना? जैसे मैं उनका नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। आपने टाइगर श्रॉफ को देखा है? वो कैसा मतलब हालाँकि उसने अपनी मसल्स को बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन आप है ना सबको देखो हँसी क्यों आ गई सुन के उसका नाम? क्योंकि लगता है लड़का बच्चे जैसा लगता है वो, छोटा-सा कोमल-सा, हालाँकि इतना बड़ा हो गया है ना? एंड और अगर आप आर्यन खान को देखो जो सलमान खान का बेटा है, देखा कितना स्टर्न लुक्स वाला और जैसे बिल्कुल मस्कुलर माचो मैन टाइप, लगता है कि नहीं लगता है? उसको बोलते हैं मस्कुलिनिटी। और जो टाइगर श्रॉफ में है दैट इज़ फेमिनिटी। भीतर में आपको दिख जाता है ना। किसको आपने देखा है कोई लड़के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंजर होते हैं, आप उनको देखते हो आप लगता है यार कितना जैसे एकदम मैनली कैरेक्टर लग रहा है। और कुछ होते हैं ऐसे कोमल से कुच्चू-पुच्चू से करने वाले या छोटे बच्चे जैसे लग रहा है ना? ऐसा फीलिंग आती है ना कई बार। तो जब ऐसा है तो इट मीन्स कि आप वहाँ से ही पहचान आप देख के इंसान को पहचान जाओगे कि समवेयर नंबर 2 इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पर्सन्स ग्रिड। ठीक है? वो उसके आगे मैं आपको फिजिकल वो अपीयरेंसेस के बारे में भी बताऊँगी नंबर 2 में भी। सो दिस इज द डिफरेंस। तो अगर नंबर 2 के घर में जब अच्छा हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट कि होस्ट कौन अच्छा होता है मुझे बताइए? आप किसको समझते हो कि बहुत अच्छा होस्ट है? आप किसी के घर में गए, आपको आपने घर वापस आके बोला बहुत मज़ा आया, उनके घर पे बहुत अच्छे वो थे। हाँ, और ठीक है। तो ये दीज़ आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ बीइंग अ गुड होस्ट, है ना? आपको पता है हम क्या कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है, बोलते हैं ना? तो आपको ना सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किसके घर में आएगा? जहाँ पर आपको खाने को अच्छा मिलेगा। कभी है ना, अभी बैठ के यहाँ पे 1 सेकंड अपने दिमाग में घुसो और देखो कि आप जिसके घर में गए थे, किसके घर में सबसे अच्छा खाना था, वो आपको आज भी याद होगा। है ना? यार मैं फलाने के घर में गई थी, वहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी कढ़ी पकोड़ा बनाए थे, मतलब आज भी मुझे टेस्ट उसका याद है और बहुत प्यार से खिलाया भी मुझे, है ना? तो इट मीन्स एक गुड होस्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए आपको? यू मस्ट बी अ गुड कुक, यू मस्ट बी वेरी गुड एट कुकिंग स्किल्स। ये लोग बहुत अच्छे कुक्स होते हैं, ठीक है? एक अच्छा कुक कौन होता है? जो मन से खाना बनाता है, जो प्यार से खाना बनाता है और जो प्यार से सर्व करता है। जो ये ध्यान रखता है, अच्छा आपने 2 ही रोटियाँ खाई, 1 और खा लो बेटा, कुछ नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं, 1 खाओ, खाओ, खाओ। ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, ठीक है? तो मैं 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग इन अ मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर हम मेस में खाना खाते थे। तो वहाँ पर जो कुक थे ना एंड ऑल द अदर स्टाफ देयर जो कुक भी थे और जो सर्व भी वेटर भी थे, दे ऑल वर नेपालीज़। तो मुझे देखो मुझे आज भी सिर्फ़ एक बंदे का उस स्टाफ में नाम याद है जिनको बुलाते थे किशन भैया, ठीक है? वो बंदा इतने प्यार से खिलाता था, इतने प्यार मुझे आज भी याद है वो प्यार से खिलाते थे। बाकियों का नाम मुझे क्यों याद नहीं है? क्योंकि दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी एंड नथिंग एल्स, है ना? तो ऐसा इंसान आपको कभी नहीं भूलता। 20 साल पुरानी बात है भाई। मुझे आज भी उनका नाम याद है एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज़ फेस वेरी क्लियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिम ना, उनका फेस मेरे दिमाग में घूम रहा है। ठीक है? और ऐसा इंसान हमें क्या लगता था कि घर से दूर एक माँ है जो हमें माँ की तरह खिला रही है। ठीक है? तो अब उनसे कभी बात नहीं हुई उस कॉलेज के बाद, लेकिन आई एम डैम श्योर कि उनका नंबर 2 था। क्योंकि उन इससे ज़्यादा प्यार से कोई और नंबर खिला ही नहीं सकता जैसे वो खिलाते थे। ठीक है? तो माँ की कमी महसूस नहीं होती थी खाना खाते टाइम। व्हेन वी वर इन द मेडिकल कॉलेज वी वर स्टिल इन टीनेज ओनली ना। है ना? तो हमें लगता था यार घर पे माँ जैसे खिलाती थी वैसे कोई खिलाएगा, तो वैसे वो खिलाते थे। तो ये नंबर 2 का कैरेक्टर होता है कि आप उस इंसान को कभी भूल नहीं पाते हो इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग कि आपको वो कैसे खिला-पिला रहा है, कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, आपको एक वार्म एनवायरनमेंट दे रहा है। जैसे एक मदर हम बोलते हैं ना माँ के पास जाके बड़ा वार्म एनवायरनमेंट लगता है। अब हम सब वी ऑल आर मैरिड एज़ लेडीज़ वी ऑल आर मैरिड। जब घर पे जाते हैं अपनी मम्मी वहाँ होती है तो अच्छा लगता है ना? जब मम्मी घर पे नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। हम जाते बोलते पापा मम्मी कहाँ है? दिख नहीं रहे।
है ना? तो मम्मी के पास बैठते हैं, सब टेंशन खत्म हो जाती है, गोदी में सिर रखते हैं, मजा आता है। तो इस तरह से होते हैं नंबर 2 वाले लोग, ठीक है? सो दे आर वेरी गुड होस्ट, व्हाई? बिकॉज़ दे आर गुड कुक्स आल्सो, ठीक है? अब आप उनके घर में जाओगे ना, उनके घर में इतनी सफाई मिलेगी आपको, एकदम चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखी हुई हैं, बहुत सजाया हुआ है घर। नंबर 2 इज़ अ नंबर ऑफ आर्ट्स आल्सो, ठीक है? इनको म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, डेकोरेटिंग इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ये इसको बहुत एन्जॉय करते हैं और यू विल सी दीज़ थिंग्स एट देयर होम आल्सो, ठीक है? तो कोई एक लेडी होती है जिसके घर में सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, है ना? और एक लेडी होती है, आप उसके घर में जब मर्ज़ी चले जाओ, बोलते हैं यार इतना चमक रहा होता है ना इसका घर, ऐसे मज़ा आ जाता है देख के। देखे होंगे आपने ऐसे लोग, ठीक है? एक और नंबर में ये कैरेक्टर है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 6, तो नंबर 6 से ज़्यादा सफाई भाई अपने घर पे नहीं रख सकता कोई भी। डेकोरेशन, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा आर्ट्स में चलता रहता है। अच्छा, ये लोग वेस्ट से चीज़ें बनाएँगे घर पे डेकोरेट करने के लिए, है ना? मतलब ये, और ये जैसे मदर कैसी होती है, आपने अपनी-अपनी मदर सबने देखी है ना, कोई चीज़ घर से बाहर नहीं फेंकनी है, इससे ये बन जाएगा। कपड़े पहले पहनो, उसके बाद पुराने हो गए तो पोछा लगा दो, उसके बाद ये कर लो, वो कर लो, ऐसे होता है ना? तो ये लोग घर को बहुत अच्छी तरह से सँभाल के रखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इसके बारे में नहीं भूलनी है, दैट इज़ दीज़ नंबर्स आर, दे डू नॉट हैव एनी लीडरशिप स्किल्स इन देम, नॉट एट ऑल, ठीक है? इनको हमेशा डायरेक्शन चाहिए। आपने कल देखा नंबर 1 किसी से पूछता भी नहीं है, मैं ये फलाना काम कर लूँ? वो बोलता है मुझे पता है कि करना है, बस बात खत्म। मुझे समझ में आ गया इसको करना है ना? जो फादर होते हैं ना, वो कभी मदर से जाके, देखो आपने एक चीज़ देखी, हमारे जो फादर, यहाँ पर मेल्स भी हैं, अगर आप अपनी वाइफ के पास जाते हो सजेशन लेने के लिए, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग सजेशन, जस्ट फॉर द, नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग हर फील गुड अबाउट इट। अदरवाइज यू ऑलरेडी नो व्हाट हैज टू बी डन, है ना? ऐसा तो नहीं है ना आप कंफ्यूज होते हो, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, चलो वाइफ से पूछ लेता हूँ, ऐसा कभी होता है? आपको पता होता है मुझे क्या करना है, बस आप वाइफ से इसलिए पूछने जाते हो कि वो गुस्सा कर जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, बस इसीलिए जाते हो ना, ठीक है ना? सो ये पार्था जी एंड सागर जी यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म कीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर जितनी लेडीज़ है ना, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमसे पूछे बिना हमारे पति कुछ नहीं करते। नहीं, उन्होंने जो करना होता है वो सोच चुके होते हैं ऑलरेडी। आपको सिर्फ़ खुश करने के लिए आ जाते हैं आपसे पूछने के लिए कि भाई कर लें क्या? ठीक है? तो आप अनमैरिड हो? हाँ, तो देन गो एंड आस्क योर मदर एंड फादर अबाउट इट। ओह! सो सॉरी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, भ्रम का पता होना और फिर भी उसमें जीना, ये भी एक कला है। ठीक है ना? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना? आपको पता है कि मेरे पति खुद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ मेरे से आके पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। लेकिन मुझे पता है मैं नहीं रहूँगी तो भी सब कुछ करेंगे वो। दिस इज़ व्हाट अ मैरिड लाइफ लुक्स लाइक, ठीक है? मैरिड लाइफ इट इज़ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल डिपेंड। अगर डिपेंडेंस जिस दिन खत्म हो जाती है जिस रिलेशनशिप में, आपको पता है आजकल ज्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? हमारे पेरेंट्स के टाइम पे डिवोर्स क्यों नहीं होते थे, आज क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि डिपेंडेंस खत्म हो गई ना, मैं भी कमा रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? वो कहते हैं